प्रवासी मजदूरों को उनके घर जाने का रास्ता लगभग प्रशस्त होता जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया। उसके अनुसार जिन प्रदेशों में प्रवासी भारतीय मजदूर, कामगार, श्रमिक फंसे हुए हैं, वह लोग सूची बनाएंगे। एक नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे, वह अपने अंडर में कई अधिकारियों को नामित करेंगे। इस प्रकार सभी को सूचीबद्ध करके उन राज्यों के नोडल अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा और सड़क परिवहन मार्ग से उन्हें उनके गृह जनपद तक भिजवाया जाएगा। इस संबंध में सूचीबद्ध करने के उपरांत थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हर तरह से आश्वस्त होने के बाद उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परिवहन की बसों से ले जाया जाएगा। इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने उत्तर प्रदेश की बसों से ले आने की बात कहा था। यह कहा कि अन्य राज्य हमारी सीमा तक पहुंचाएं और वहां से हम इन्हें पहुंचा देंगे। पूर्व में कोटा में फंसे हुए छात्रों को बुलवाने के साथ साथ हरियाणा से भी कुछ प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश लाए गए और फिर इलाहाबाद में जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनको भी लाया गया। नीतीश कुमार ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया था प्रधानमंत्री जी की चौथी बैठक में, जो मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि हम तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, केंद्रीय जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके अनुसार हम पालन कर रहे हैं। नियम बनाए केंद्र सरकार, तब हम ले आएंगे। ऐसे नहीं कि जो जहां चाहे छोड़ दिया और फिर थोप दिया, हम ऐसे नहीं करेंगे। उनकी बात में काफ़ी दम था, लोगों ने नाराज़गी भी व्यक्त किया, लेकिन बात में इसलिए दम था कि अगर पूरे देश में एक नियम लागू है लॉकडाउन का, कोई नहीं हिलेगा, जो जहां है वहीं रहेगा। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान है तो जहान है, जो जहां है वहीं पड़े रहें। ऐसे में नीतीश कुमार का जो दबाव था उसको माना गया है और अब प्रवासी मजदूर लाए जाएंगे। अभी देखिए किस प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं, जबकि केंद्रीय सरकार का यह मानना है, भारत सरकार का, कि 3 मई तक लॉकडाउन है और 3 मई तक यदि पहुंच जाएंगे प्रवासी मजदूर तो अच्छा रहेगा। अब थर्मल स्क्रीनिंग कराने के बाद और भी जांच की जाएगी। जो लोग जिनको खांसी रहेगा, बुखार रहेगा और इस तरह से जुकाम रहेगा, उन लोगों को वहीं रोक दिया जाएगा, वहीं क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, जो इनके सेंटर बनाए गए हैं उस राज्य में। जो लोग ठीक रहेंगे उन्हें वहाँ से भेजा जाएगा। बीच के जो राज्य पड़ेंगे वह परिवहन की सुविधाएं देंगे, यानी बीच में कहीं टोका टाकी और किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। सीधे वह लोग पहुंचेंगे परिवहन की बसों से अपने गंतव्य स्थान पर। अब वहां जाकर के क्या होगा, फिर से थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। तत्पश्चात वहां जो क्वारंटाइन सेंटर बने हैं वहीं उनको 14 दिन के लिए रख दिया जाएगा। वहां भोजन की व्यवस्था होगी, सामुदायिक भोजनालय होंगे, वहाँ अन्य सुख सुविधाएं होंगी, पानी की व्यवस्था होगी, खाने पीने की व्यवस्था होने के साथ साथ उपयुक्त गरिमा के साथ शौचालय और अन्य संसाधन होंगे, ऐसा कहा गया है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिनके पास इस परिप्रेक्ष्य में एक सलाह देना है कि एक इस तरह का ऐप विकसित किया जाए, या फिर विहित प्रोफार्मा जिसमें नाम, ग्राम, उनका आधार कार्ड नंबर और यह सब करके कहाँ वह फंसे हैं, एक्यूरेट वह स्थान, कहाँ उन्हें जाना है, वह स्थान दे करके। तो खट अगर 50 लोग हैं तो 10 लोग ऐसे हैं जो मोबाइल चलाना जानते हैं और उन्हें इस बात का पता भी है कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो और फिर जो नोडल अधिकारी हैं, जो स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी नामित किए जाएंगे, सभी के व्हाट्सएप नंबर विकसित किए जाएं और उस पर वो लोग भेज दें, इसलिए आसानी होगी। क्योंकि एक तो यह है कि हर जगह अगर खाना नगर निगम, नगर पंचायतों ने भिजवाया है, महानगर पालिका ने, तो सबके नाम पते भी हैं क्योंकि सूचीबद्ध किए गए हैं। ऐसे में यदि तकनीकी सहारा लिया जाएगा तो उन प्रवासी मजदूरों के लिए भी अच्छा रहेगा। खट 2, 4, 5 घंटे में
सबका भेज दिया जाएगा। एक ही प्रोफार्मा होगा उस पर, या एक ही प्रोफार्मे पर एक जगह कितने लोग हैं सबका नाम सूचीबद्ध 1 2 3 4 5 6 करके, और उनका मोबाइल नंबर, कहाँ है वह और कहाँ जाना है। तो इस तरह से सरकारों को ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक कॉलम हो उसमें उनके आईडी, जो भी आईडी उनके पास है आधार कार्ड से लेकर के, तो उसका अंकन कर देंगे। ऐसे में खट पता लगा करके और वहाँ उतनी बसें भेज दी जाएंगी। यह रहा प्रवासी मजदूरों को उनके स्थान पर भेजने की बात। 24 घंटे में 71 मरीज हार गए जीवन की जंग। जो जीवन और मृत्यु के बीच लगातार संघर्ष कर रहे थे, भारत में पहली बार हुआ है 71 मरीज और 24 घंटा। अगर देखा जाए तो हर 1 घंटे में 3 मरीजों ने दम तोड़ा है। यह ऐसा वायरस है जो सीने पर चढ़ करके गला घोंटता है और चाह करके भी चिकित्साकर्मी कुछ कर नहीं पाते। जब मरीज अंतिम स्टेज में होता है तो सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। आप इस बात से अवगत हैं कि कोई दवा इसके लिए विकसित नहीं की गई है। जो दवाएं प्रचलन में हैं वही चलाई जा रही हैं। बंदूक का छर्रा कहाँ लगेगा, घूमते हुए जाएगा, कहीं लग गया ठीक से तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे ही चल रहा है। अब हम बताते हैं कि बुधवार को जो 24 घंटे में 71 मरीजों की मौत हुई है। भारत सरकार सख्ते में है और लगातार वाराणसी जैसे स्थानों पर 3 मई तक लोगों को पूर्ण तौर से पाबंद कर दिया गया है, घर से नहीं निकलेंगे और होम डिलीवरी होगी सप्लाई की। बाहर कोई नहीं निकल पाएगा। कल भी था, अब उसे कंटिन्यू कर दिया गया है। वहाँ के डीएम कौशल राज शर्मा के हवाले से यह समाचार दिया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं, उन्होंने यह कहा है कि 0.33% मरीज वेंटिलेटर पर हैं। यह पूरे देश के आंकड़े उन्होंने बताया है। इसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि 1.5% मरीज ऑक्सीजन पर हैं और 2.34% आईसीयू में हैं, सघन चिकित्सा कक्ष में वह है। यह एक फिर न्यूयॉर्क के हवाले से जो खबर आई थी उसमें यह था कि 25% मरीज जो वेंटिलेटर पर जाते हैं वह लौट करके नहीं आते। 75% में तो संभावनाएं हो सकती हैं कि बच जाएंगे, लेकिन 25% को तो बचाया ही नहीं जा सकता। यह हाल भारत में भी होगी। अभी इस तरह के आंकड़े छन करके नहीं आए हैं, लेकिन वेंटिलेटर पर जाने का मतलब, जीवन रक्षक उपकरण पर जाने का मतलब कि अब संभावनाएं क्षीण हो जाती हैं। भारत में वैक्सीन का ट्रायल शीघ्र होगा। आप इस बात से अवगत हैं कि वैक्सीन का ट्रायल पहले जीव जंतुओं पर होता है। पहला निशाना चूहा होता है, उसके बाद और भी जानवर आते हैं, घोड़ा है, ऊँट है, तमाम जानवरों पर होता है। यह 1 से 2 सप्ताह में भारत ने जो वैक्सीन तैयार किया है उसका परीक्षण पहले जानवरों पर होगा, और यह परीक्षण यदि सफल पाया जाता है तो फिर इंसान पर इसका परीक्षण किया जाएगा। इंसान पर परीक्षण करना बहुत घातक होता है, इसलिए पहले शिकार इसके जानवर होते हैं। बताते चलें, दुनिया भर के 75 वैज्ञानिक दल, 75 वैज्ञानिक नहीं, 75 वैज्ञानिकों का दल, समूह इस पर लगातार शोध कर रहा है, वैक्सीन निर्माण के लिए लगातार प्रयत्नशील है। और इस दल में भारत भी है, भारत पीछे नहीं है इसमें। और बताते चलें कि 2 साल पहले दुनिया के चिकित्सा वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की गई थी, उसमें भी भारत शामिल है। 2 साल से इस परिप्रेक्ष्य में जो महामारियां हैं, जो इस तरह के रोग आ रहे हैं, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इनके लिए भी वह वैज्ञानिक दल लगातार सचेष्ट होकर के काम कर रहा है। लगभग 30 वर्ष पहले अमेरिका और भारत का जो अनुबंध हुआ था दवाओं की खोज का, वो अनुबंध लगातार जारी है और इसकी उम्र 30 साल के लगभग हो गई है। कोलंबिया विश्वविद्यालय ने एक बड़ा दावा किया है। उसने कहा अभी तो घरों में नहीं जा रहा है यह कोविड-19, लेकिन ऐसा भी समय आ सकता है कि एक दूसरे से, अभी तो हम किसी के संपर्क में आए तो हमारे में आएगा, हमसे दूसरे में जाएगा, दूसरे में तीसरे, 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, ऐसे 1000 से 10,000 ऐसे बताया गया। अब कोलंबिया विश्वविद्यालय ने कहा है
कि हमें इसलिए भी तैयार होना चाहिए, जब यह सार्वजनिक स्थानों पर फैलेगा, हवा में जब आ जाएगा तब क्या होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर रेडियोलॉजिकल रिसर्च स्कूल के निदेशक डॉक्टर डेविड बर्नर ने कहा है कि अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो हैं, सूर्य की जो घातक किरणें हैं पृथ्वी पर सीधे आती हैं, इससे बड़ा नुकसान होता है। यह ओजोन परत में क्षरण होने के कारण ऐसा हुआ कि सूर्य की घातक किरणें सीधे धरती पर आती थी, इससे त्वचा कैंसर सहित अन्य बीमारियां होती थीं। यह अलग विषय हो गया चर्चा का। हम सीधे आते हैं, निदेशक जो डॉक्टर डेविड बर्नर हैं, उन्होंने यह कहा कि यदि अल्ट्रावायलेट किरणों का सीधे प्रयोग किया जाए तो इसके 90% जो घातक इसके तत्व हैं वो मर जाएंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि पहले भी होता रहा है, तमाम चिकित्सालयों में उनके उपकरण पर कुछ रेज का प्रयोग होता था, लेकिन इस प्रयोग को अगर किया जाएगा तो हम होंगे कामयाब। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट, या जो मेडिकल की परीक्षा है पूरे देश में लागू है, एक साथ होती है। इस प्रवेश परीक्षा को पास करने के उपरांत ही, चाहे सरकारी कॉलेज हो मेडिकल के, चाहे प्राइवेट हो, उसमें छात्र प्रवेश ले सकता था। इधर जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं, जो मेडिकल कॉलेज हैं, अल्पसंख्यक, उन लोगों ने एक याचिका किया था सुप्रीम कोर्ट में कि यह हम अल्पसंख्यक हैं, हमें इससे छूट प्रदान की जाए और हम अलग परीक्षा लेकर के अलग परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा के आधार पर हम उन्हें प्रवेश देंगे। इस परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ में, जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, जस्टिस विनीत शरण हैं, जस्टिस एम.आर. शाह हैं, इन लोगों ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि माइनॉरिटी कहीं इससे प्रभावित नहीं होती। संविधान में जो माइनॉरिटी को अलग से अधिकार दिया गया है, कहीं से भी रंच मात्र यह प्रभावित नहीं हो रहा है और एक साथ यह परीक्षाएं होंगी और उन परीक्षाओं के आधार पर आपको प्रवेश लेना होगा। एक बड़ा फैसला है जिसे लोग मेडिकल साइंस के क्षेत्र में एक मील के पत्थर के रूप में देख रहे हैं। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान का कल निधन हो गया। पूरा देश इस पर शोक मना रहा है और इसके शोक संदेश दिया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने शोक संदेश दिया है। इसके साथ लता मंगेशकर जी ने, जो भारत रत्न हैं, सचिन तेंदुलकर सहित तमाम फिल्मी हस्तियां, जो पॉलिटिशियन हैं, उन लोगों ने, और खेल के क्षेत्र में बड़े बड़े क्रिकेटर, सभी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। आप इस बात से अवगत हैं कि जयपुर में उनका जन्म हुआ था। एक टायर व्यवसायी थे उनके पिताजी। सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और जो उनकी फिल्में हैं काफ़ी चर्चित हैं। लगातार उनके डायलॉग इस समय सोशल साइट पर लोग डाल रहे हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ संवेदित हो रहे हैं, अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आइए हम संकल्प लेते हैं कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग आगे भी रहेगा। सरकारें यदि कुछ छूट भी देती हैं तो भी हम स्वतः नियंत्रण करते हुए उसका पालन करेंगे। बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा करके निकलेंगे, सैनिटाइजर लेकर के निकलेंगे, साबुन का प्रयोग करेंगे लगातार और अपना जीवन बचाएंगे, अपने परिवार का जीवन बचाएंगे। मोहल्ला, गाँव, प्रदेश और देश की रक्षा करते हुए क्रीडवंतो विश्वमार्यम, हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, हम विश्व की रक्षा करेंगे। इसलिए हम यह एहतियात बरतेंगे। शालीन भाव से ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।